सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विकास चौधरी एक बार फिर से भूगोल के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। अपन ने इससे पहला टॉपिक पढ़ा था भूकंप। आज का अपना टॉपिक है ज्वालामुखी। आज का अपना टॉपिक है ज्वालामुखी। सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देखते हैं सामान्य शब्दों में। और ज्वालामुखी किसे कहते हैं? भूगर्भ का जो लावा है, भूगर्भ का लावा भूपटल को तोड़कर जब पृथ्वी पर उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। उसका माध्यम कोई भी हो सकता है, जैसे वो किसी दरार के माध्यम से, किसी नली के माध्यम से भूगर्भ तक पहुंचा है, उसे हम क्या कहेंगे? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में अपन 3 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसके सबसे पहले अपन देखेंगे ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों का अध्ययन करेंगे एक तो। सेकंड अपन इसके ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं उसके बारे में देखेंगे। और थर्ड अपन देखेंगे इससे बनने वाली आकृतियां, भूमि के अंदर और बाहर दोनों। तो प्रथम अपन देखते हैं पदार्थ, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। और सबसे पहले अपन देखते हैं जब ज्वालामुखी आते हैं तब सर्वप्रथम गैसें या जलवाष्प। ज्वालामुखी जहां आता है वहां कई दिनों तक, कई महीनों तक सिर्फ और सिर्फ क्या निकलती रहती हैं? गैसें। और इसमें सर्वाधिक गैस कौन सी निकलती है? वो निकलती है SO2। सर्वाधिक कौन सी निकलती है? SO2। SO2 के बारे में आपने पढ़ा हो। अम्लीय वर्षा में सर्वाधिक योगदान कौन सी गैस का होता है? SO2 का। सेकंड N2, नाइट्रोजन, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ज्वालामुखी से निकलने वाली क्या हैं? प्रमुख गैसें। सेकंड ध्रुव, मतलब इसमें सबसे पहले निकलता है जलवाष्प। सबसे पहले गैसें निकलती हैं कई महीनों तक, उसके बाद जल निकलना शुरू होता है। जल से कई देशों में जल से बिजली बनाई जाती है। जैसे एक आइसलैंड नामक एक देश है, उसमें 90% जो बिजली है वो ज्वालामुखी से निकलने वाले जल से बनाई जाती है। ठीक है। और द्रव्य में सेकंड है लावा। देखो, जो इसमें आप थोड़ा सा यूं समझो, मैग्मा। देखो, जब ज्वालामुखी की नली से जब जलवाष्प है, गैसें हैं, लावा है, ये मिलके जब ऊपर तक पहुंचता है, इसे तो अपन कहते हैं मैग्मा। और जब ये धरातल पर यूं जमा होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं लावा। मतलब मेरे कहने का मतलब है जो मैग्मा है उसमें गैस, जलवाष्प, ठोस पदार्थ ये काउंट होते हैं। इसको अपन काउंट करते हैं मैग्मा में। और जो लावा होता है वो धरातल पर जो लिक्विड होता है ना, जो लिक्विड रूप में जो फैलता है, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन लावा। अब जो लावा है ना, इसके टाइप हैं 2। कितने प्रकार का है? लावा है 2 प्रकार का। लावा के कितने प्रकार हैं? 2। एक है रायोलिटिक, इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। सेकंड है पेरिडोटाइट। आज मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी बड़ा बन जाता है। तो ज्वालामुखी वाला चैप्टर है, अपन इसको में मैक्सिमम 20 से 25 मिनट में इसको कंप्लीट करना है अपन को। चैप्टर को चीजें समझ में पूरी। ज्वालामुखी है मतलब जो अंदर का लावा है वो धरातल पर प्रकट होता है किसी भी माध्यम से, उसे अपन क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। मतलब धरातल को तोड़कर जो धरातल के ऊपर जो लावा आता है उसे अपन कहते हैं ज्वालामुखी। उसमें जो सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलते हैं उसमें सर्वप्रथम गैसें, जलवाष्प निकलती हैं। गैसों में इंपॉर्टेंट गैसें हैं वो SO2, N2, CO2 है, CO है।
और द्रव्य में सबसे प्रथम जल निकलता है। जल से कई देशों में बिजली बनाई जाती है। आइसलैंड है, उसमें 90% ज्वालामुखी से निकलने वाले जल से बिजली बनाई जाती है। द्रव्य पदार्थों में अगला है मैग्मा। मैग्मा में अपन काउंट करते हैं गैस, जलवाष्प, ठोस पदार्थ, ये जो सब होते हैं इसको अपन क्या कहते हैं, मैग्मा। आगे लावा, जब वो धरातल पर जो लिक्विड फैलता है उसे अपन कहते हैं लावा। उसमें गैसें हैं, जलवाष्प हैं, इसको अपन शामिल नहीं करते हैं। लावा है, उसके प्रकार हैं दो, रायोलिटिक मैग्मा और पेरिडोटाइट मैग्मा। मैग्मा नहीं, लावा, रायोलिटिक लावा और पेरिडोटाइट लावा। रायोलिटिक है, उसकी प्रकृति होती है अम्लीय। इसमें सिलिका की मात्रा, इसमें जो सिलिका की मात्रा है वो 60% से अधिक होती है और इससे पर्वतों का निर्माण होता है। इससे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। और जो पेरिडोटाइट मैग्मा है ये बिल्कुल लिक्विड होता है। इसमें सिलिका की मात्रा है, इसमें सिलिका की मात्रा है वो 60% से कम होती है, 60% से कम होती है। और इससे लावा के मैदान या पठार बनते हैं। इससे लावा के मैदान या पठार बनते हैं। और इसके बाद निकलते हैं ठोस पदार्थ। और ज्वालामुखी की भाषा में अगर अपन बात करें तब चट्टाने। अब देखो चट्टाने जो शब्द मैंने लिखा है, तब अपन ये दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि भाई पर धरातल के अंदर से 200, 200, 300 किलो के चट्टाने हैं वो बिल्कुल उछल रही हैं ऊपर तक। ऐसा कुछ नहीं है। ये चट्टानों का जो आकार होता है वो मैक्सिमम अखरोट की आकृति की। इसका क्रम मैं लिखूं आपको, फ्यूमिस, टफ, स्कोशिया, बम। ये मैंने क्रम में ऐसा लिखा है, मतलब सर्वाधिक जो बड़ी आकृति है, मतलब अखरोट की आकृति है, उसको अपन बम बोलते हैं। और जैसे जैसे इनकी आकृति कम होती जाती है, ये कम से अधिक है, कम से अधिक सबसे बड़ा आकार होता है वो बम। ये क्रम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तब मैंने क्रम से लिखा है, फ्यूमिस, टफ, स्कोशिया, बम। ये ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। अब अपन बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार की। अब अपन बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार की। देखो ज्वालामुखी के मुख्यतः दो प्रकार हैं। ज्वालामुखी के मुख्यतः दो प्रकार हैं। एक तो उद्गार के आधार पर, एक तो उद्गार के आधार पर, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही, वो बोल रहा हूं साथ साथ में, उद्गार के आधार पर। और सेकंड है क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर। जो क्रियाशीलता के आधार पर है, इसके टाइप होते हैं 3। इसके टाइप होते हैं 3, सक्रिय, सुषुप्त और शांत। सक्रिय, सुषुप्त और शांत। क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं, सक्रिय, सुषुप्त और शांत। और उद्गार के आधार पर, उद्गार के आधार पर इसके टाइप होते हैं 2। इसके टाइप होते हैं 2। इसके 2 टाइप हैं। प्रथम है केंद्रीय उद्गार और दूसरा है दरारी। इसको तो अभी कंप्लीट कर लो। जो तो दरारी उद्गार होता है ना, उसमें विस्फोट नहीं होते, उसमें विस्फोट नहीं होते और इसमें लावा के मैदान और पठार बनते हैं। और इसमें जो लावा का प्रकार होता है ना, वो होता है पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट। इसमें जो लावा का प्रकार होता है वो पेरिडोटाइट, मतलब इसमें सिलिका की मात्रा 60% से क्या होती है, कम होती है। और इसमें लावा के मैदान और पठार बनते हैं। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट है। और ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको अपन एक एक को देखते हैं। केंद्रीय उद्गार, केंद्रीय उद्गार होते हैं, इसके प्रकार हैं 4। इसके कितने प्रकार हैं? 4।
इसको आप शॉर्ट में लिख लो, बताओ। इसमें जो प्रथम प्रकार है वो है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। देखो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी है, इसका विस्फोट सर्वाधिक होता है, इसका विस्फोट बहुत ही भयंकर होता है। अपन देखते हैं अपने भारतीय त्योहार मतलब होली, दिवाली, नव वर्ष पर जो आतिशबाजी होती है ना, वैसे इसका उद्गार होता है बहुत ऊंचाई तक, और इसकी जो चट्टानें होती हैं वो बिल्कुल लाल सुर्ख, अपन जो आतिशबाजी देखते हैं ना पटाखों की, बिल्कुल वैसे इस ज्वालामुखी का उद्गार होता है, बहुत ऊपर तक जाते हैं। और इनका जो लावा है उसका टेम्परेचर होता है 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका लावा इतनी ऊंचाई तक जाता है। और जो लावा युग धरातल पर फैलता है वो एवलांच की तरह फैलता है, मतलब जो वो लावा युग गति करता है तब वो यूं लगता है कि बादल चल रहे हैं, मतलब इसको अपन यूं ये बोलते हैं जलते हुए बादल, जलते हुए बादल। इसका अपन अगर एग्जाम्पल देखें, ये जो मैंने लिखा है ना वो क्रम लिखा है, पीलियन तुल्य, वल्केनो, स्ट्रम्बोली, हवाई तुल्य, मतलब सबसे भयंकर विस्फोट पीलियन तुल्य का होता है, उससे कम वल्केनो का, उससे कम स्ट्रम्बोली का, और उससे कम हवाई तुल्य का। पीलियन तुल्य के बारे में अपन बात कर रहे हैं, सर्वाधिक भयंकर विस्फोट पीलियन तुल्य का होता है। इसको अपन जलते हुए बादल भी बोलते हैं। रीजन उसका कि इसका जो लावा है वो एवलांच की तरह गति करता है। इसका अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो है क्राकोटोआ। क्राकोटोआ ये ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ये लिख लो। यानी जो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी है उसका एग्जाम्पल है क्राकोटोआ, क्राकोटोआ इंडोनेशिया। सेकंड एग्जाम्पल है माउंट ताल, माउंट ताल, और ये कहाँ है? ये है फिलीपींस में। माउंट ताल कहाँ है? फिलीपींस में। अगला है हिबक, हिबक, ये भी कहाँ है? ये भी कहाँ है? फिलीपींस में। ये भी कहाँ है? फिलीपींस में। इसके 3 एग्जाम्पल मैंने लिखाए हैं, क्राकोटोआ इंडोनेशिया, माउंट ताल फिलीपींस, हिबक, हिबक ये भी फिलीपींस में। अब सेकंड अपन बात करते हैं वल्केनो। सेकंड अपन बात करते हैं वल्केनो। वल्केनो, इसका भी जो विस्फोट होता है वो बिल्कुल क्या होता है? तीव्र, और इसकी जो आकृति है वो बनती है फूल गोभी की तरह। ये इंपॉर्टेंट है। वल्केनो है, इसका उदाहरण भी बिल्कुल तीव्र होता है लेकिन पीलियन तुल्य से कम होता है। इसकी जो आकृति है वो बनती है फूल गोभी की तरह है। और एग्जाम्पल में अगर आप लिखो तब एग्जाम्पल इसका है भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर, भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर वल्केनो ज्वालामुखी देखने को मिलता है। अगला अपना है स्ट्रम्बोली। अगला अपना है स्ट्रम्बोली। पहला आपने देखा पीलियन तुल्य, सेकंड वल्केनो, अगला है अपना स्ट्रम्बोली। इसका उद्गार है वो सामान्य, इसका उद्गार है वो सामान्य, और गैसें वगैरह इसमें निकलती हैं। और इसका एग्जाम्पल स्ट्रम्बोली है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ।
भूमध्य सागर का भूमध्य सागर का भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ। स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है इसका एग्जाम्पल अपन को देखने को मिलता है भूमध्य सागर में, और इसे कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। और लास्ट अपना है हवाई तुल्य, लास्ट है अपना हवाई तुल्य। चौथा प्रकार है हवाई तुल्य। इसका उद्गार बिल्कुल शांत होता है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें गैसें वगैरह नहीं निकलती, इसमें गैसें नहीं निकलती, ओनली लावा निकलता है, और उससे लावा के मैदान या पठार बनते हैं। इसका उद्गार बिल्कुल शांत होता है। ये तो अपन ने बात करी उद्गार के आधार पर। उद्गार के आधार पर केंद्रीय उद्गार की, दरारी उद्गार में मैंने आपको बता दिया कि इसमें गैसें वगैरह नहीं निकलती, एक दरार से लावा निकलता है और लावा के पठार और मैदान बनते हैं। अब अपन बात करते हैं क्रियाशीलता के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर सबसे प्रथम सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे पहले बात करते हैं अपन सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी अपन किसे कहेंगे, जिसमें लगातार उद्गार होते रहते हैं, मतलब ये कभी शांत नहीं होते। मैंने आपको बताया इसमें जैसे अपन ज्वालामुखी जहाँ कहीं भी आता है सबसे पहले उसमें क्या निकलती हैं, गैसें या जलवाष्प। ठीक है, गैसें या जलवाष्प। उसके बाद क्या निकलता है, पानी, और उसके बाद लावा, और उसके बाद चट्टाने। अब जो सक्रिय ज्वालामुखी है क्रम यही है, सबसे पहले गैसें निकली, जलवाष्प निकला, उसके पानी वगैरह कई महीनों तक निकलता रहा, उसके बाद लावा, चट्टाने। लेकिन जब ये ज्वालामुखी शांत होने लगता है, मतलब जब ज्वालामुखी शुरू होता है वो भी गैसों से होता है, शांत होता है वो भी गैसों से होता है, लास्ट में ज्वालामुखी शांत होने के बाद उसमें कई महीनों तक गैसें निकलती रहती हैं। और सक्रिय जो ज्वालामुखी है उसमें जो लास्ट गैसें निकलती रहती हैं वो गैसें शांत नहीं होती, वो गैसें शांत नहीं होती, उससे पहले ही सेकंड उद्गार है वो हो जाता है, तब इसे अपन क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। मतलब कि ये कभी भी शांत नहीं होते, ये हमेशा सक्रिय रहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप लिखो, कोटोपेक्सी, और ये है इक्वेडोर पर, ये है इक्वेडोर पर। इसमें आगे लिखो आप, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, और आप सेकंड एग्जांपल लिखो, मोना लोआ, ये है हवाई द्वीप यूएसए। कोटोपेक्सी इक्वेडोर पर, मोना लोआ हवाई द्वीप। और जो ये है वो है सर्वाधिक विस्तृत। देखो एक कोटोपेक्सी है वो सर्वाधिक क्या है, ऊंचा, और जो मोना लोआ हवाई द्वीप पर है वो सर्वाधिक विस्तृत, मतलब सर्वाधिक दूरी तक फैला हुआ है। वो कौन सा है, मोना लोआ। अगला अपन भारत का देख लेते हैं, बेरन, ये है अंडमान निकोबार। बेरन है वो है अंडमान निकोबार, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बेरन। देखो सक्रिय ज्वालामुखी है उसमें मैंने आपको 3 एग्जांपल लिखाए हैं। कोटोपेक्स इक्वेडोर पर है जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सेकंड मैंने आपको लिखा है मोना लोआ हवाई द्वीप यूएसए में।
और ये है वो सर्वाधिक विस्तृत है, सर्वाधिक विस्तृत। कोष्टक में ये लिख लेना आप सक्रिय, सिर्फ और सिर्फ सक्रिय की बात कर रहा हूँ, सर्वाधिक विस्तृत अर्थ। लास्ट मैंने ये सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखवाया आपको। कोटोबैक्सी इंपॉर्टेंट तब है क्योंकि ये सर्वाधिक ऊंचा है, मोनालोवा तब इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वाधिक विस्तृत है, बेरन इंपॉर्टेंट तब है क्योंकि ये एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन। मान अपन और भी देखें तो इटली का एंटना है ये। अगला अपन देखते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। अगला अपन देखते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी जैसे नाम से परिभाषित हो रहा है, सुषुप्त मतलब ज्वालामुखी एक बार सक्रिय है, उससे मैंने जो आपको क्रम बताया, गैस है, जलवाष्प है, लावा वगैरह है, चट्टान वगैरह है, उसके बाद लास्ट में कई महीनों तक गैसें निकलती रही। उसके बाद ये 1-2 वर्ष के लिए शांत हो गया, 1-2 वर्ष के लिए शांत हो गया। लेकिन 1-2 वर्ष के बाद में इसमें फिर से उद्गार होता है, मतलब ये पूर्णतः शांत नहीं होते, दोबारा इनमें उद्गार होते रहते हैं। उसे अपन बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। मतलब इसमें दीर्घ अवधि के बाद उद्गार होता है, मतलब दीर्घ अवधि के बाद इसमें उद्गार संभव है। उसे अपन क्या कहेंगे? सुषुप्त ज्वालामुखी। और इसके अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो विसुवियस, ये देखो यूं थोड़ा सा देख लिया करो विसुवियस तो याद रह जाए। पहला एग्जाम्पल है विसुवियस, और विसुवियस है ये है इटली में, ये है इटली में। इसका अपन सेकंड एग्जाम्पल देखें वो है क्राकोटोवा इंडोनेशिया। देखो ये क्राकोटोवा इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया वाला, इसकी बाकायदा पूजा होती है, इसकी बाकायदा पूजा होती है कि भाई फिर से उद्गार मत नहीं हो इसके लिए। पहला विसुवियस इटली में है, क्राकोटोवा इंडोनेशिया में है, फ्यूजियामा जापान में है। ये याद करने हैं आपको, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। विसुवियस इटली में, क्राकोटोवा इंडोनेशिया में, और जो फ्यूजियामा है वो है जापान में। अगला माउंट ताल, और ये है फिलीपींस में। माउंट ताल के आगे आप लिखो फिलीपींस में। और लास्ट है हेलना, ये है यूएसए। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है 5: विसुवियस इटली में, क्राकोटोवा इंडोनेशिया में, फ्यूजियामा जापान में, माउंट ताल फिलीपींस में और हेलना यूएसए में। अब लास्ट एक बचा है, वो है शांत ज्वालामुखी, जो पूर्णतः शांत हो चुके, जिनका उद्गार भविष्य में संभव नहीं है, मतलब जिसमें एक बार उद्गार होने के बाद कभी उद्गार नहीं होता। जो ज्वालामुखी पूर्णतः शांत हो चुके हैं उसे अपन क्या कहेंगे? शांत ज्वालामुखी। अपन ने सबसे पहले किसकी बात की? सक्रिय की, उसके बाद में अपन बात की सुषुप्त की, अब लास्ट शांत ज्वालामुखी। और इसके एग्जाम्पल है माउंट पोपा, ये है अपने म्यांमार में। ये कहाँ है? म्यांमार में। और दूसरा है चिम्बोरेंडो, ये है इक्वेडोर पर, ये है इक्वेडोर पर, एक याद ही आएगा, ये है इक्वेडोर पर। और लास्ट वो है सुल्तान, लास्ट है अपना कोह सुल्तान।
ईरान का कोह सुल्तान। माउंट पोपा म्यांमार चिम्बोरन जो है वो इक्वेडोर में, और ईरान का कोह सुल्तान, ईरान का कोह सुल्तान। ये अपन ने बात कर ली क्रियाशीलता के आधार पर। केंद्रीय उद्गार की भी अपन ने बात कर ली, और क्रियाशीलता के आधार पर भी प्रकार 3 हैं, तीनों की बात कर ली। अब बात किसकी रही? मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। पहले मैं बताऊं पदार्थ के बारे में, निकलने वाले पदार्थों में अपन ने देखा कि गैस है, जलवाष्प है, लावा है, चट्टानें हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें निकलती हैं। सेकंड अपन ने ज्वालामुखी के प्रकार देखे, उद्गार के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर। उद्गार के आधार पर 2 प्रकार मैंने आपको बताए, एक दरारी और एक केंद्रीय। दरारी में लावा के मैदान और पठार बनेंगे, और जो केंद्रीय उद्गार है उसके मैंने आपको कितने प्रकार बताए? 4, PVSH, पिलियन तुल्य, वल्केनो, स्टैम्बोली और हवाई तुल्य। और उसके बाद में अपन ने देखा क्रियाशीलता के आधार पर सक्रिय, सुषुप्त और शांत ज्वालामुखी। यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब अपन बात करते हैं ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियाँ, एक तो देखो कई बार क्या होता है, अंदर का लावा बाहर आने का भरसक प्रयास करता है, लेकिन वो ऊपर की जो धरातल की जो परत है उसको तोड़ नहीं पाता है। तब लावा यहाँ से तो ऊपर तक आ जाता है, और जहाँ चट्टानों में उसको जगह मिलती है वहाँ जमा हो जाता है। तब धरातल के अंदर जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं ज्वालामुखी लावा से, सबसे पहले तो आप बात करेंगे अपन धरातल के अंदर की, मतलब धरातल के अंदर बनने वाली स्थलाकृतियाँ, बनने वाली स्थलाकृतियाँ। इसमें अपन देखते हैं, पहले आपको नाम बता दूं फिर आकृति बता दूं। सबसे पहली जो आकृति है वो है बेथोलिथ। देखो जब तक ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, और जहाँ कहीं भी सिलेबस में ज्वालामुखी टॉपिक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको धरातल के अंदर की जो स्थलाकृतियाँ बता रहा हूँ ना, इनकी ज्वालामुखी से इस लावा से बनने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेथोलिथ, सेकंड लेकोलिथ, थर्ड लेपोलिथ। बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, डाइक और है फेंकोलिथ और है सील, और लास्ट है सीट। लास्ट है सीट। अब इनकी आकृति आपको बताऊं। जब यह लावा धरातल के ऊपर आता है, जो नीचे का सर्वाधिक जो पार्ट होता है, आकृति होती है अवतल, और विस्तृत भंडार होता है ये लावा का, इसको अपन बोलते हैं बेथोलिथ। इसको अपन बोलते हैं बेथोलिथ। इससे लावा ऊपर आकर इस आकार में, मतलब ये आकार कौन सा है? उत्तल। ये आकृति है उत्तल। मतलब उत्तल तो ऐसे बनता है नहीं, अवतल ऐसे बनता है। अवतल कैसे बनता है? ऐसे। ध्यान रखना इस चीज को। ये आकृति कौन सी है? ये है लेकोलिथ। बेथोलिथ हो गई, लेकोलिथ हो गई। अब है लेपोलिथ। ये अब है लेपोलिथ। जो ये आकृति बनेगी ना, इस आकार में, जो अवतल आकार में, अवतल आकार में जो ये आकृति बनेगी, उसको अपन बोलते हैं लेपो, इसको अपन बोलते हैं लेपोलिथ। देखो जो विस्तृत आकार है और उत्तल आकार है वो है बेथोलिथ, और इससे बनने वाली आकृतियाँ, इसमें जो अवतल रूप बनता है इसका इससे छोटा विस्तार होता है अवतली, आकृति बनती है लेकोलिथ की।
लेपोलिथ, प्याले नुमा या अवतल जो आकृति बनती है इसे बोलते हैं लेपोलिथ। अब एक आकृति बनती है फेकोलिथ, एक आकृति बनती है फेकोलिथ। फेकोलिथ जो आकृति है वो इस प्रकार बनती है, इस प्रकार की चट्टानों में ये लावा जमा होता है, इसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, फेकोलिथ। ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं अपन डाइक की, मतलब डाइक की जो आकृति है वो बिल्कुल यूं डंडे नुमा ऐसी आकृति बनती है, इसे अपन कहते हैं डाइक। अब बात बची सील और शीट की, सील और शीट की। शीट का जो आकार होता है, सील और शीट की आकृति तो ऐसी होती है, लेकिन जो शीट का आकार होता है वो होता है पतला कुछ, मतलब 100 मीटर से कम, और जो शीट होती है वो आकृति होती है 100 मीटर से अधिक की, उससे मोटी होती है और आकृति जमा होती है ऐसे आयताकार। ये आकृतियाँ आपकी कंप्लीट हुई धरातल के अंदर की। अब अपन बात करते हैं ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे धरातल के ऊपर बनने वाली आकृतियाँ, और उसमें बनते हैं शंकु, ज्वालामुखी शंकु। पहला है सिंड्र शंकु। देखो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है, ये शंकु है वो धूल, राख, इससे बनता है। इसमें क्या नहीं होता है, इसमें लावा नहीं होता है, मतलब कोई भी तरल पदार्थ, इसमें कोई भी तरल पदार्थ नहीं होता। सिंडर शंकु है उसकी हाइट कम होती है, और इसकी वजह यही है कि लावा, मतलब ये कंकड़ पत्थर जमेंगे किससे, लावा तो है नहीं, तब ये बिल्कुल सूखे होते हैं, धूल, राख, कंकड़ पत्थर से बनते हैं, इनकी आकृति कुछ छोटी होती है। सेकंड अपन बात करें मिश्रित कंपोस्ट शंकु। मिश्रित कंपोस्ट शंकु अपन ने पहले बात करी सेंडर शंकु की, उसके बाद अपन बात कर रहे हैं मिश्रित कंपोस्ट शंकु की। ये जो शंकु बनते हैं इससे ऊंचे पर्वत बनते हैं, और दुनिया के जो सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण होता है वो मिश्रित कंपोस्ट शंकु से होता है। इसका रीजन क्या है, इसमें जो परतें जमती हैं वो जमती हैं लावा टेफ्रा, लावा टेफ्रा, मतलब एक परत है वो चट्टानों की, मतलब कंकड़ पत्थर इनकी, और उसके बाद परत जमा होती है लावा की, उसके बाद फिर से टेपरा, उसके बाद फिर लावा, ऐसे करके इसकी आकृति सर्वाधिक ऊंची बनती है। तो ऊंचे पर्वतों का निर्माण होता है वो कौन से शंकुओं से होता है, मिश्रित कंपोस्ट शंकु से। अपन फोर्थ अपन बात करें तो परपोषित शंकु, परपोषित शंकु। परपोषित मतलब ज्वालामुखी जब धरातल से बाहर निकलता है तब उसका जो एक केंद्र बिंदु होता है वो कभी अवरुद्ध हो जाए, बंद हो जाए, तब बिल्कुल पास की कोई चट्टान तोड़ के लावा बाहर निकलता है और वहाँ पर जमना शुरू हो जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे, परपोषित शंकु, उसे अपन कहेंगे परपोषित शंकु। लास्ट अपन बात करते हैं अम्लीय शंकु की, बस 2 मिनट, अम्लीय शंकु की, और एक है क्षारीय शंकु। सर बैठ जाओ बोले, 2 मिनट है। अम्लीय शंकु और सेकंड है क्षारीय शंकु। और इसकी मैंने आपको लावा का जो प्रकार बताया था, जो अम्लीय शंकु है वो रायोलिटिक मैग्मा से बनता है, रायोलिटिक मैग्मा से बनता है। अब रायोलिटिक मैग्मा से जो शंकु बनेगा उसका आकार होगा वो ऊंचा होगा। रीजन क्या है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक है, सिलिका की मात्रा है वो अधिक है, इस कारण इसका जो आकार बनेगा वो ऊंचा बनेगा और ऊंचे पर्वतों का निर्माण इससे होगा। और जो क्षारीय शंकु है इसमें
लावा होगा वो होगा पेरिडोटाइट प्रकार का, पेरिडोटाइट प्रकार का। बिल्कुल लिक्विड होगा तब ये दूर तक फैलेगा और इससे क्या बनेंगे, लावा के पठार में मैदान बनेंगे, मैदान बनेंगे। क्षारीय शंकु से ये चैप्टर अपना हुआ कंप्लीट, ज्वालामुखी चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट। बाकी बात करते हैं अपन कल। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।